नमस्कार साथियों, मैं मारूफ मिलन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए देश दुनिया एवं अपने राज्य बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को केडीबी लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, लेकिन देश की कुछ अहम रूटों पर ही ट्रेन चलाने के लिए यात्रियों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके मद्देनजर सीमित संख्या में कुछ विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। भारतीय रेल बोर्ड ने इस बाबत एक प्रस्ताव विचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा है। उसकी हरी झंडी के बाद ही विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। औद्योगिक शहरों में कारोबारी गतिविधियां रफ्तार पकड़ने लगी है। कोरोना संक्रमण से भयभीत जो प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट गए थे, अब उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाया। सांसद ने कहा कि देश में कोरोना की वजह से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, लेकिन पीएमओ कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। वहीं हम पास के मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ेंगे तो वो गैर कानूनी है। सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश के मुताबिक हो रहा है। हालांकि सरकार त्यौहार पर प्रतिबंध लगा रही है। क्या ये केवल आम लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए नहीं? सांसद जलील ने कहा कि पीएमओ का कहना है कि हम शिलान्यास के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे ताकि नमाज अदा कर सकें। नेपाल में एक बड़ी आफत आई है। नेपाल में बीते कई दिनों से हो रहे बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल का पश्चिमी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। पश्चिमी नेपाल का मायागढ़ी जिला में सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कई लोग लापता हैं, जिसके लिए तलाश अभियान और राहत बचाव का काम जारी है। मायागढ़ी जिले में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित लोगों को लोकल स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में शरण दी गई है। आपको बता दें कि हिमालय की तराई से इलाके में बीते 2 हफ्तों में लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल का मायागढ़ी जिला सबसे अधिक प्रभावित है। सीमा विवाद को मुद्दा बनाकर भारत से संबंध खराब करने को लेकर पूर्व गोरखा सैनिकों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश नंबर 5 रूपदेही के मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। नेपाल के गोरखा भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में काम करते हैं। इस रेजिमेंट से सेवानिवृत्त होने के बाद नेपाल में रह रहे हैं। उनके साथ नेपाल सरकार भेदभाव कर रही है, जिससे वे नाराज हैं। नेपाल में 2 लाख पूर्व गोरखा सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन एंड पुलिस वेलफेयर फेडरेशन आंदोलन में शामिल है। प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग के प्रयोग पर फिर सख्ती होने जा रही है। अब इसके लिए प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग मिलने पर जुर्माना भी तय कर दिया गया है। पॉलीथीन बैग मिलने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। 100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर अब 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना से जंग में डाक विभाग लॉकडाउन से अहम भूमिका निभा रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर रोजमर्रा की जरूरतों में अहम हो चुका है। बाजार में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। ऐसे में डाक विभाग ने भी डाकघरों से इन जरूरतों की चीजों की बिक्री सस्ते दामों में शुरू करा दी है, ताकि लोगों को फायदा मिल सके। इसी कड़ी में पटना के जीपीओ बांकीपुर और लोहिया नगर डाकघर परिसर के काउंटर पर कम से कम कीमत पर मास्क लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसकी कीमत 25 रुपये से लेकर 250 रुपये तक बताई जा रही है। डाकघर के अधिकारियों के मुताबिक सभी मास्क को 3 लेयर में बनाया गया है। सिल्क और खादी के कपड़ों से बनी ये मास्क को बच्चे और बड़े दोनों के लिए अलग अलग डिजाइन किया गया है। साथ ही गमछा, रुमाल, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, आयुर्वेदिक काढ़ा भी कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। खादी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कस्तूरबा गांधी खादी संस्थान के बने मास्क और गमछे की बिक्री भी तेजी से हो रही है। महाराष्ट्र का सांगली जिला, यहाँ पर एक गांव के लोगों ने 400 साल पुराने बरगद के पेड़ को कटने से बचा लिया। इसमें उनकी मदद महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी की। ये पेड़ एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए काटा जाना था, लेकिन गांव वाले ने इसको बचाने के लिए अभियान छेड़ दिया। इसी का नतीजा रहा कि पेड़ अब नहीं कटेगा। कोरोना महामारी के कारण देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस दौर में भी शादियों और पार्टियों का माहौल खत्म नहीं हुआ है। शादी समारोह के दौरान 50 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुई एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में वेटर्स को पीपीई किट में देखा जा सकता है। वीडियो में शादी समारोह में खाने के दौरान लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर बैठे देखे जा सकते हैं। वहीं वीडियो में कुछ वेटर्स खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं। जो वेटर्स लोगों को खाना परोस रहे हैं वो कोई आम पोशाक नहीं है, बल्कि पीपीई किट है और फेस शील्ड पहना हुआ है।
भारत में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। ऐसे में अनलॉक 3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनलॉक के पहले और दूसरे चरण में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लोगों को काफी छूट दी गई है। धार्मिक स्थल से लेकर शॉपिंग मॉल तक खोलने की अनुमति पहले से ही दे दी गई है। अब लोगों को इंतजार है कि अनलॉक की तीसरे चरण में सरकार की तरफ से क्या क्या छूट दी जा रही है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कहा जा रहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। कोरोना की वैक्सीन की खोज में लगी दुनिया को एक और अच्छी खबर मिली है। वैज्ञानिकों ने ऐसे 21 ड्रग्स की पहचान की है जो कोरोना को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकने में मददगार है। लैब 5 में इनकी पहचान की गई है। आगे चलकर इनमें से किसी एक या इनके मिश्रण से कोरोना के इलाज के बारे में सोचा जा सकता है। इस पर रिसर्च में कई वैज्ञानिक शामिल हैं। इसमें से कुछ सैनफोर्ड बुर्नम प्रीबिश मेडिकल डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के हैं जो अमेरिका में है। इसमें से कुछ वैज्ञानिक भारतीय मूल के भी हैं। इसकी स्टडी नेचर पत्रिका में छपी है। पाया गया कि 21 ड्रग्स कोरोना को प्रतिरूप बनाने से ब्लॉक करते हैं। भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास से 1.5 महीना पहले भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के बाद अब चीनी सेना पीछे हट गई है, लेकिन पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके से चीनी सैनिकों की वापसी नहीं हुई है या कम वापसी हुई है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी और कुछ अन्य स्थानों जहां संघर्ष हुआ था वहां से चीन की सेना वापस जा चुकी है, लेकिन पेंगोंग इलाके में फिंगर 5 से फिंगर 8 तक के क्षेत्र से चीनी सैनिकों की वापसी उस तरह से नहीं हो रही है जैसे कि भारत ने मांग की थी। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग इलाके से चीनी सैनिकों की वापसी का तरीका तय करने के लिए अगले सप्ताह उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है। 7000 किमी की दूरी तय कर बुधवार को भारत पहुंचेगा। राफेल विमानों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी। पायलटों को आराम देने के लिए ये विमान सिर्फ यूएई में ही रुकेगी। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना बढ़ जाएगी। कोरोना महामारी के कारण राफेल के विमानों की डिलीवरी लेट हुई है। दिसंबर 2021 में इसकी आखिरी बैच के मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर का इतिहास हजारों साल तक रहे, इसके लिए मंदिर के गर्भगृह की 200 फीट गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इसमें मंदिर की पूरी डिटेल होगी ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद नहीं हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने यह जानकारी दी। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। यह हर तरह के मौसम का सामना कर सकता है। आमतौर पर भविष्य में लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे इतिहासकारों को स्टडी में मदद मिलती है। भटिंडा में सोमवार को फुटबॉल की नेशनल लेवल की खिलाड़ी की मौत हो गई। बताया जाता है कि उसे 5 दिन पहले पेट में दर्द हुआ था। इसके चलते गलती से कोई जहरीली दवा का सेवन कर लेने के बाद परिजनों ने यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। अपनी आखिरी लम्हों में उसने अपनी जर्सी और मैदान की मिट्टी मंगवाई। जैसे ही उसकी इस अंतिम इच्छा को पूरी किया, उसकी सांसें थम गई। कोच और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने धारा 174 की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। मृतक खिलाड़ी की पहचान मानसा जिले के गांव जोगा की 15 वर्षीय अंजलि के रूप में हुई है। वो गांव के ही सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं की छात्रा थी और एक फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी थी। चीन को उसके मित्र देश रूस ने परेशानी में डाल दिया है। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया है। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा साफ तौर पर भारत और अमेरिका की तरफ है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के अलावा सिर्फ चीन और तुर्की के पास इसकी कुछ यूनिट है। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने सोमवार को फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि महेश भट्ट से पुलिस ने सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में सवाल जवाब किए। वे दोपहर 12 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे और 2 बजे तक उनसे पूछताछ हुई। हालांकि पुलिस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
बाढ़ और कोरोना संकट में ग्रामीण अपने नेताओं को खोज रहे हैं, लेकिन ये नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने लापता होने का पोस्टर लगा दिया। लापता होने वालों में मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद और विधायक बेबी कुमारी लापता है। मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा क्षेत्र के आथर और बिंदा गांव के बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक बेबी कुमारी और मुजफ्फरपुर के बीजेपी के सांसद अजय निषाद के लापता होने का पोस्टर चिपकाया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि स्थानीय विधायक और सांसद एक बार भी उनके क्षेत्र में सुध लेने नहीं आए, लेकिन जब चुनाव का समय होता है तो प्रत्याशी वोट मांगने आ जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मंगलवार को तब बड़ा मोड़ आ गया जब सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। ये एफआईआर रिया चक्रवर्ती, उनकी मां, पिता, भाई और 2 मैनेजर के खिलाफ दर्ज करवाई गई। सुशांत के पिता ने रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। के सिंह ने कहा कि 2019 तक बेटे को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी। रिया के संपर्क में आते ही अचानक क्या हो गया। उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टरों से सुशांत का इलाज करवाया गया, लगता है कि वो भी रिया की साजिश में शामिल थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की जुबान फिर फिसल गई। एक वीडियो सामने आया है, इसमें सिलावट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने तंज कसा कि शिवराज बीमार क्या हुए, आप तख्ता पलटने में लग गए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया, महाराज मुख्यमंत्री और चेले उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो भाजपा वाले क्या घंटा बजाएंगे। 18 दिन पहले मुख्यमंत्री सिलावट की जुबान गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर मामले में भी फिसली थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए केडीबी लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।